Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आपको याद है कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्पेशल केस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों को के जोड़ का स्पेशल केस हम लोग पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने सिखाया था कि जब दो सदिश सेम डायरेक्शन में हो, टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। क्या होता है? और उस समय अलजेब्रिक सम का पालन नहीं होता है। क्या होता है? उस समय अलजेब्रिक सम का पालन होता है। भूलवे मत, गड़बड़ मत कीजिए। अब चलिए, दूसरी बात मैंने बताया था कि जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस समय रिजल्टेंट का मान, दो सदिशों का योग का मान न्यूनतम होता था, मिनिमम होता था। इसको एक्सप्लेन कर दिए थे। यदि इसको एक्सप्लेन कर दिए थे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप देखेंगे सबसे पहले कौन बताएंगे, तब फिर स्पेशल केस 3, स्पेशल केस 4 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग जवाब देंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा, यदि टू फोर्सेस F1 इक्वल टू 10 न्यूटन तथा F2 6 न्यूटन एक साथ किसी वस्तु पर लगता है, तो परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स का परिमाण, मैग्नीट्यूड हो सकता है। परिमाण क्या क्या हो सकता है, मैं 1 2 3 4 करके लिखूंगा, आपको बोलना है कि यस और नो जवाब देना है। तो मैं 1 नंबर में पूछता हूं कि क्या उसका रिजल्टेंट, मतलब आप समझेंगे, एक आदमी ने बल लगाया किसी वस्तु पर 10 न्यूटन और दूसरे ने उस पर बल लगाया 6 न्यूटन, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट का मान, परिणामी का मान पूछ रहा हूं पहला नंबर में, क्या 4 न्यूटन हो सकता है? जल्दी यस और नो जवाब दीजिएगा। यस हो सकता है। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यस और नो लिख के बताइएगा जल्दी से। मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा लोग जवाब दे चुका, आप लोग यस नो करके जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 न्यूटन हो सकता है, तो हमने देखा आपका आंसर, बहुत सारे बच्चों, लगभग सभी बच्चों ने यस कह दिया। वेरी गुड। एक बच्चा कौन बुलवा कह रहे? हाँ, नाम से ही पता चलता है, नाम लिखा है कुमार ऑप्टन सिंगल, क्या लिखा है? तो नाम टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, इसलिए आंसर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्या? मनमोहन राज, आपका आंसर गलत है। दोनों का रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूं, क्या इसका रिजल्टेंट कभी भी 6 न्यूटन हो सकता है? रिजल्टेंट 6 न्यूटन हो सकता है? जल्दी जवाब दीजिएगा।
चलिए सभी बच्चों का जवाब सही है। दूसरा मैं तीसरा पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 10 न्यूटन हो सकता है? तो इसमें भी कहेंगे यस सर, इसमें भी कहेंगे सर यस सर। फिर मैं पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 14 न्यूटन हो सकता है? तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर भी यस सर। सभी बच्चे फटाफट यस बोलते जा रहे हैं। 5वां नंबर में जवाब दीजिए, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 18 न्यूटन हो सकता है? तो जवाब हो गया नो, 18 न्यूटन नहीं हो सकता है। क्या इसका रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन हो सकता है? तो इसका भी जवाब हुआ नो। अब देखिएगा गौर से, मतलब हमारे जो प्रश्न है उसके अनुसार ये सभी क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास में भी जुड़े हैं, लाइव क्लास में जुड़े हैं, फटाक से लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। आप सभी बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं, मतलब आपने निश्चित रूप से समझा है। तो चलिए, यदि समझा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अब चलिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों और कैसे। तो देखेंगे गौर से, यहाँ पर आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि प्यारे बच्चों, इसमें आपको मैंने सिखाने का कोशिश किया था कि सर, यदि एक बल F1 है और ये 10 न्यूटन है, और दूसरा बल F2 तुम्हारा 6 न्यूटन है, तो प्यारे बच्चों आपको कहा था मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो आपको सिखाया था मैंने, F बराबर लिखना है F1 प्लस F2, और ये रिजल्ट होगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, मतलब इन दोनों का अधिक से अधिक रिजल्टेंट 16 न्यूटन ही प्राप्त हो सकता है। और आपको याद होगा ये रिजल्ट कब मिलता था? जब आप लोग को याद है कि सेम डायरेक्शन में हो ना, और सेम डायरेक्शन में हो अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री हो, तब ये रिजल्ट आता था। फिर आपको याद होगा कि मिनिमम कब होता है? तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर F बराबर F1 माइनस F2। तो ऐसे केस में आप 10 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 न्यूटन। तो ये 4 न्यूटन आपका सबसे छोटा वैल्यू हुआ, मतलब इन दोनों बलों के द्वारा रिजल्टेंट कम से कम मिलेगा आपको 4 न्यूटन, और अधिक से अधिक आपको मिलेगा यहाँ पर 16 न्यूटन। अब ये 4 और 16 के बीच में, 4 और 16 के बीच में जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आंसर होगा, सभी रिजल्टेंट होंगे। मतलब 4 तथा 16 के बीच का सभी मान रिजल्टेंट हो सकता है। रिजल्टेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर? कोण पर, एंगल पर। आपने देखा था कि एंगल बदलते जा रहे हैं तो रिजल्टेंट का मान बदलते जा रहा है, ये आपने अनुभव कर चुका है। तो ये रिजल्ट जो मिला था, ये थीटा बराबर कितना डिग्री पर? 180 डिग्री। तो गौर से देखिए ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोण का मान सर सबसे छोटा है, 0 है, तो रिजल्टेंट का मान सबसे बड़ा है कि नहीं है? और जब कोण का मान सबसे बड़ा हुआ 180, तो रिजल्टेंट का मान सबसे छोटा। इसका निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे दो सदिशों के बीच का कोण बढ़ाते जाएंगे, रिजल्टेंट का मान घटते जाएगा, और जब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो उस समय रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब हम लोग आगे स्पेशल पॉइंट पे जाते हैं। इसीलिए 4 और 16 के बीच में जो जो आंसर था वो सही था। तो 4 और 16 के बीच में आपका ये 4, ये भी सही था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 16 से बड़ा है और ये 4 से छोटा है, तो ये दोनों संभव नहीं है। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में कंपटीशन में पूछा जाता है। चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने चल जाइए, चाहे ITI का एग्जाम देने जाइए, IIT का एग्जाम देने जाइए, मेडिकल का एग्जाम देने जाइए, या जनरल रेलवे का नौकरी के लिए जाइए, कोई भी जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको लिख लिया होंगे आप लोग, चलिए लिख लीजिए जो बच्चे
तो अब आपका मैं स्पेशल केस नंबर 3 पर चलूंगा। जल्दी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर स्पेशल केस नंबर 3 पर हम फोकस स्टार्ट करेंगे, डिस्कस स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और यदि वो मेरे ऑफलाइन से जुड़े हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये लगातार यदि ऑनलाइन ही क्लास करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा चीज जानकारी में रहना चाहिए कि ये क्लास चल तो रहा है यूट्यूब पर, लेकिन हमेशा यूट्यूब पर नहीं चलेंगे। मेरे द्वारा बना हुआ ऐप है, ऐप का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन सर। इस ऐप में आप ज्वाइन कर जाएंगे और पूरा सिलेबस 11th का A to Z जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको मज़ा आ रहा है तो इसी तरह से मज़ा के साथ पूरा सिलेबस का फिजिक्स का 11th का पूरा सिलेबस आपको ऐप में मिलेगा। तो ये क्लास पूरा फरवरी तक में आपका होल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इस बात को हम बच्चों को ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चे गांव घर में हैं, भागलपुर शहर नहीं आए हैं और घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, होल सिलेबस एक अच्छे तरीके से आप वो बच्चों ऐप में जुड़ सकते हो और जुड़कर पढ़ाई कर सकते हो। तो जुड़ने के लिए आप हमको 7:30 के बाद आप हमसे बात करेंगे कॉल करके। कॉल करके जब बात करेंगे तो आप लोगों को मेरा एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक नंबर है जिसको याद रखना चाहिए, 9199712290। ये नंबर आपका है। इस नंबर से आपको मेरा पर्सनल नंबर है, इससे आपको व्हाट्सएप नंबर से जोड़ा जाता है ग्रुप में, और ऐप में भी आप इससे जुड़ सकते हो। ऐप में जुड़कर हमसे बात कर लोगे। कैसे ऐप में जुड़ेंगे, तो चलिए मैं आपको स्पेशल केस 4 पर चलता हूँ, 3 पर। चलिए स्पेशल केस 3, हमारे सामने बैठे हुए बच्चों लोगों को एक एक बात याद हो गया है। स्पेशल केस 3 अभी देखिएगा, दो चीज पे चर्चा हुई थी, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब आपके साथ बीच बात होने जा रहा है, जब दो सदिश लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब हमारा मन क्या क्या सोचेगा। एकदम तैयार है आप लोग? यस सर। आइए गौर से देखेंगे। व्हेन टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, perpendicular to each other। चलिए इसको हिंदी में कहते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर आपको कितना डिग्री लेना चाहिए, 90 डिग्री लेना चाहिए। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तब हम बच्चों को सीखना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो याद करो, पिछले दोनों केस में डायरेक्शन को बताने वाला जो टर्म अल्फा था, याद करिए दोनों केस में अल्फा का मान 0 आया था, याद है? वेरी गुड। दोनों केस में अल्फा 0 आया था। इसका मतलब निष्कर्ष निकला था कि रिजल्टेंट का दिशा वेक्टर ए के दिशा में था। लेकिन आज आपको अल्फा 0 आने का चांस नहीं है। आइए फिगर में देखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो सदिश है सर। एक सदिश आप कहोगे ये है वेक्टर ए, और दूसरा सदिश आपको कहेंगे
ये मान लीजिए वेक्टर बी है, इधर ये दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मान लेते हैं वेक्टर ए का मान 10√3 है और वेक्टर बी का मान सिर्फ 10 है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो क्या आप बच्चों से पूछता हूं मैं, क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, ये थीटा बराबर 90 हुआ। तो तिरछा लगता होगा तो कोई बात नहीं, मान लेना कि लंबवत है, स्केल से नहीं बनाए हैं, थोड़ा बड़ा हाथ है, स्लिप कर सकता है, लेकिन आप लोग होशियार हैं, समझ जाइएगा। तो त्रिभुज नियम कहता है कि त्रिभुज बना दीजिए, और त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होता है वही ना रिजल्टेंट बताता है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। और बताए थे ये कौन होता है? अल्फा। अब आप देखो, किसी भी तरह से लगेगा कि अल्फा 0 हो सकता है, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। अल्फा 0 जैसे नहीं हुआ, समझ जाना कि रिजल्टेंट का दिशा कभी भी एक वेक्टर की दिशा में नहीं होगा। बात क्लियर हो गया ना? पिछले क्लास में देखा था मैंने, अल्फा 0 था तो मैंने लिखा था रिजल्टेंट का दिशा वेक्टर ए के अनुदिश होगा, लेकिन यहाँ पर कहेंगे रिजल्टेंट का दिशा वेक्टर ए के अनुदिश होने का कोई चांस नहीं है। तब अलग दिशा है तो कितना कोण बनाता है वह कोण हमको निकालना है और आर के दिशा को तय करना है। तो चलिए अब यहां से गौर से देखना अब बच्चों लोग, इस रिजल्टेंट का परिमाण क्या होगा। मैं यहाँ पूछूंगा कि रे बाबू बताओ तो जल्दी चित्र देखकर कि रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश वेक्टर आर है, और ये आर बराबर क्या लिखना था आप लोगों को? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपने देखा होगा गौर से, एकदम बहुत प्यार से पढ़ना होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये चैप्टर 11 का नहीं है, ये जो पढ़ रहे हो पूरे फिजिक्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 के लिए वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ लिए तो जब तक पढ़ेंगे तब तक ये कंसेप्ट आपको मदद करेगा। इसलिए यहाँ पर ये मान के मत पढ़िएगा कि 11 का विद्यार्थी है। इस क्लास को 12 का विद्यार्थी भी कर सकता है, इस क्लास को और भी अदर विद्यार्थी कर सकता है जिन्हें कंपटीशन की ओर भविष्य में जाना है। सभी को ये क्लास करने का अवसर मिलना चाहिए। तो यूट्यूब में हो रहा है, आप करके देख सकते हैं। अब चलिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश बराबर ये लिखा। अब इसमें बोला था मैंने आपको, जैसे आर लिखते हैं ना सर, इसमें दो बातें छुपा होता है, परिमाण और दिशा। इसमें परिमाण भी ये बता रहा है और ये दिशा भी बता रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि परिमाण मैग्नीट्यूड के लिए अलग फार्मूला है और डायरेक्शन के लिए अलग फार्मूला है। तो मैं यदि यहाँ पर परिणामी सदिश का परिमाण, अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो आपको सिखाया गया था बाबू लोग, आर बराबर √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप बच्चों को पता है थीटा का मान कितना डिग्री? तो सारे बच्चों को याद है cos 90 बराबर होता है सर 0। आगे जरूरत पड़ेगा sin 90 का भी। sin 90 कितना होता है? 1। तो मैं आपको कहा था कि 90 तक आपको बच्चे में सुना हुआ है। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है 120 डिग्री। अभी जस्ट चौथा एप्लीकेशन उसी पर होगा। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये 4 गो कोण है जिसका यूज हमारे फिजिक्स में बार बार होता है। इस चारों का मान साइन में और कॉस में कितना होता है ये आप सभी बच्चों को याद कर लेना चाहिए। तो टेंशन भी नहीं ले, जिसको याद नहीं है उसको मैं सिखाऊंगा एकदम चुटकी बजा के 10 सेकंड में बताने के लिए। बस शाम 7 से 8 लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है शुक्रवार से। कौन दिन से? शुक्रवार से शुरू करेंगे
टाइम फिक्स हो गया, 7:10 स्टार्ट होगी, 8 बजे तक। शुक्रवार से यह भी होगा, तैयार से शुरू होगा। और कल है शुक्रवार है ना, तो कल से आपका शाम 7 से 8 शुरू होगा लाइव क्लास। 7:10 लाइव स्टार्ट हो जाएगी, जिसका नाम होगा टॉपिक का मैथमेटिकल टूल्स। क्या नाम होगा? मैथमेटिकल टूल्स। जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, और टनाटन घंटी तो बजा ही लीजिएगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। घंटी नहीं बजाइएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। और भी घंटी का ऑल वाला, कोनो क्लास हम लगाएंगे तो आपको घंटी बज जाएगा। चलिए, ये बात आप लोग समझदार हैं, हल्का सा हिंट्स, हल्का इशारा में आप लोग समझ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आर बराबर निकाला ना, तो आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो इस आर का परिमाण जब मुझे निकालना था तो मैं ये फॉर्मूला लिखा, और इसमें cos 90 आएगा। क्या नहीं आएगा? cos 90। cos 90 का मान सबको पता है 0। जल्दी बोलिए। तो जैसे 0 आया तो आपको मैं पूछूंगा क्या रे बाबू है इतना सब चीज 0 हो जाएगा? हाँ सर, cos नंबर 0 गुना सब चीज 0, तो वह सब चीज 0 होगा, उधर बचेगा सिर्फ कितना, इतना सा। तो देखिएगा गौर से, एक को मैं मजाक करने वाला हूँ, अभी मजाक करने वाला हूँ। देखते हैं मेरे कितने बच्चे फंसने वाले हैं। रूट अंडर मेरे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं? और फिर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होगा क्या नहीं? तो कितने लोग इसको सही कह रहे हो? हाथ उठाओ। ये सही है? कितने लोग इसको गलत कहेंगे? हाथ उठाइए। ओ, गलत कहने वालों की संख्या ज्यादा है, और जो चीज समाज में ज्यादा लोग बोलता है वो बात सही मानना चाहिए, और सच में ये गलत है। सच में ये क्या है? गलत है। समझ गए होंगे आप लोग ना? हाँ, मेरा लाइव क्लास में बच्चे लोग बोल रहे हैं जी सर एकदम गलत है। वेरी गुड, मारे बहादुर साहब। मिथुन कुमार, यस सर, सही गलत लिखे हैं आप। विशाल कुमार, ठीक है। चलो, तो ये गलत हो गया सर, इसको नहीं लिखना है हमको, तो मेरा आंसर यही हो गया। अब गौर से तुम लोग देखो तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ? आइए चित्र में आइए। सर, समकोण त्रिभुज जब बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन होगा। ये हुआ आर, आर बराबर डायरेक्ट कहेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़। तो जब कोण 90 डिग्री हो तो वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ, डायरेक्ट बच्चा क्लास का मैथमेटिक्स का अप्लाई कर दो। डायरेक्ट ये परिणामी बल आर का मान डायरेक्ट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर अंडर रूट। राइट, सेट हुआ मन में? यस सर। तो हम लोग को ये याद रख लेना है, डायरेक्ट याद रख लेना है। अब देखिए गौर से, इतना चीज जो बच्चा जान गया उन बच्चों से मैं कहूंगा कि अल्फा का मान बताओ क्या होगा। तो नहीं है वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाने का। मैं तो अभी कहा आपको, क्या कहा? समकोण त्रिभुज जैसे बन गया दो सदिश के कारण, तो सर इसका अल्फा निकालना है, तो आप कह दो ना tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, बोलेंगे तो tan अल्फा निकल जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट यहां से लिखना चाहोगे गुरुजी तो क्या लिखोगे? देखना गौर से, यहां से लिखोगे तुम लोग tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? बी, आधार कितना हो गया? ए। तो अब कहेंगे अल्फा बराबर लिखो, तो आपको सिखाए थे tan इनवर्स लिखने के लिए। मतलब ये tan इधर से हटाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा क्या? tan इनवर्स। tan इनवर्स हो जाएगा बी बटे ए। तो ये निकला ना अभी? ये कहां से मैंने निकाला? डायरेक्ट त्रिभुज से। लेकिन सर हम लोगों ने वेक्टर में भी कंसेप्ट लिया था कि नहीं? अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है नहीं? वो याद है फॉर्मूला सबको? मैं पूछूं आप लोगों से? अच्छा, मैं लिखता हूं, आप लोग यस नो बोलिएगा, सही है कि गलत है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूं, फिर बाद में इसको छोटा करके स्क्रीनशॉट करवा देंगे। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना? हाँ, लिखने में कंजूसी नहीं करना है बाबू मेरे। चलिए, मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ डायरेक्शन के बारे में। तो परिणामी सदिश का सिंबल है वेक्टर आर, का दिशा किधर होगा सर? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला दिया था मैंने, अल्फा बराबर याद करो tan इनवर्स, फॉर्मूला लिखते हैं बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी
कॉस थीटा, ये मैंने आपको सिखाया था। कहा था ना ये आर में दो चीजें, परिमाण और दिशा। परिमाण के लिए निकालने का कंसेप्ट निकल गया और ये डायरेक्ट हमको याद हो गया, हमेशा याद रखना है। अब जब दिशा निकालना है तो अल्फा का फॉर्मूला लिखोगे कि नहीं? तो लिखोगे। अब देखो गौर से, थीटा आपका कितना है यहाँ पर 90, थीटा 90 है, तो जैसे आप थीटा को यहाँ हटा के 90 लिखोगे सर, और यहाँ थीटा हटा के 90 लिखोगे सर, तो जल्दी बताओ साइन 90 क्या होगा? साइन 90 कॉस 90, तो बी गुना ऊपर में होगा, में ए प्लस बी गुना जीरो होगा, तो बी गुना जीरो जीरो हो जाएगा कि नहीं? ऊपर में बचा बी, नीचे बचा ए, क्या वही चीज है? यस सर, अब समझ में आ गया सर, यही हुआ स्पेशल केस। जब परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ वेक्टर का सब नियम को छोड़ छाड़ दो, डायरेक्ट त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो कंसेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय से रिजल्टेंट निकाल लो और टेन अल्फा के फॉर्मूला से अल्फा का मान निकाल लो, मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ भी पहले लिख दिए थे, वो देखो इस फॉर्मूला से भी यही आया, तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा तो यही होगा सर। एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, उसको लिख के कंप्लीट कर दीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ लिखोगे आप लोग टेन इनवर्स बी गुना 1 बटे ए प्लस बी गुना 0। तो फाइनली अल्फा बराबर सर निकल गया आपका टेन इनवर्स तो ये स्पेशल केस है, डायरेक्ट याद रखना है इसको। बातें सुन लिए, देख लिए, उसको डायरेक्ट लिखिएगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, बाबू लोग सब एक साथ कर दिए छोटा करके, अब इसको जल्दी से लिखिए, कंप्लीट कीजिए। तब हम लोग ये भी एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे आपको जल्दी से। तेजी से लिखना है। चलिए बाबू लोग, हाँ सभी बच्चों ने ऑनलाइन में का हो गया सर। हाँ आप लोग का जल्दी जल्दी हो जाता है, आप लोग लिखते नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ तब स्क्रीनशॉट नहीं लिखने का आदत बोले थे कि एकदम आराम से रूम में बंद हो के टेबल पे बैठ के और वीडियो देखिए और कॉपी कलम रखिए साथ में। तो ये मान के पढ़िए कि मैं ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ रहा हूँ, तो देखिए आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी होगी, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा से आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छा बात है बाबू मेरे, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। मेरा ऑफलाइन भला भैया लोग सब, आप लोग जो है एकदम धीरे धीरे अभी देखते हैं, मेरा भैया सब खाली फोटो भी बनाया है। हाँ चलिए एग्जाम्पल लेंगे तब, उस एग्जाम्पल में अभी ये थ्योरी हो गया, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे कि एक ही वस्तु पर दो ठो बल लग रहा है। क्या ठो बल लग रहा है? अच्छा जो भी बच्चा जहाँ है रुक जाओ थोड़ा सा, अब जो जहाँ है रुक जाओ, आपको मौका देंगे, लास्ट में लिखिएगा, समझिए जल्दी से पहले तो। अब इस पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखने में आप लोग देरी करते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाया कीजिए साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर एक वस्तु था, इस वस्तु पर दो आदमी ने बल लगाया था। एक आदमी ने बल लगाया पूरब की ओर और इसने बल लगाया था सर 10√3 न्यूटन बल लगाया था। और आपका एक दोस्त आया और दोस्त ने वह बल लगा दिया इधर उत्तर की ओर, किधर? उत्तर की ओर। इधर पूरब का दिशा है ही नहीं, होता है या नहीं? इधर पूरब होता है सर ईस्ट, और इधर क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ होता है ना। तो यहाँ पर इस दिशा में बल लगाया उन्होंने, F2 ने,
10 न्यूटन लगाया। अब आप लोग जल्दी बताओ, यदि ये लंबवत है, क्या ये लंबवत है, तो जल्दी बताओ आप लोग, यह वस्तु कितने बल का अनुभव करेगा, वस्तु पर परिणामी बल कितना लगेगा, जल्दी बताइए। कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो हम आंसर देख रहे हैं। वाह रे ओम राज यादव, वाह 20 जवाब दे दिया, वेरी गुड। कितना होगा? अब देखो, अभी तो सिखाए थे ना, मन को रेमन F1 है वेक्टर ए, रेमन वेक्टर F1 क्या है, वेक्टर ए, और F2 को क्या मानोगे, वेक्टर बी मानोगे। तो तुम लोगों ने फॉर्मूला अभी तुरंत देखा था, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखा था कि नहीं? तो सर परिणामी बल, ध्यान से देखिएगा, परिणामी बल को अंग्रेजी में कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स है तो आर के स्थान पर एफ समझो, क्या समझोगे, एफ। तो एफ बराबर तुम लोग कहोगे यहाँ पर रूट अंडर ए के जगह पर F1 स्क्वायर और बी के जगह F2, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो अब जब लिख दोगे बाबू लोग, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट F1 का मान है 10 रूट 3 का स्क्वायर होगा, प्लस ये है 10 का स्क्वायर होगा, तो इसका वर्गमूल लोगे, स्क्वायर करोगे, तो एफ बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 का 3, तो 300 हो जाएगा ये, 300 प्लस 100, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन। बारे बहादुर साहब, आप गौर से देखोगे यहाँ पर 20 न्यूटन बल हुआ, तो यह वस्तु कितने बल का अनुभव करेगा, 20 न्यूटन का। किधर का? अब ये बताओ तुम लोग जल्दी से, यह वस्तु किधर गति करेगा, यह वस्तु किधर गति करेगा? तो इसको सर आपको याद होगा, मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, याद है? अब देखो तो तुम लोग, दोनों सदिश का टेल एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? सर जहां जहां दो सदिश का टेल एक ही बिंदु पर होगा, हम लोग तुरंत समांतर चतुर्भुज नियम पर चले जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज का नियम आपको सिखाया था कि सर समांतर चतुर्भुज बना दीजिए, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वह विकर्ण ही परिणामी बल के दिशा को बताएगा। इसका मतलब ये जो परिणामी बल F हुआ, उसका दिशा इधर होगा और इसका मान होगा 20 न्यूटन। यह वस्तु 20 न्यूटन बल का अनुभव करेगा, लेकिन उस 20 न्यूटन बल का दिशा विकर्ण की ओर होगा। किधर होगा? विकर्ण की ओर होगा। याद आया आप लोगों को? यह चीज पढ़े थे आप लोग? याद आ गया ना? कंफर्म? यस यस, फिर जोश से बोलिए यस। समझ गए, आप लोग को भूख लग गया है, समझ गए, भूख लग गया है, बोलने में हालत खराब हो गया। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलिएगा भूख लग गया सर नाश्ता पानी कराइए, वो संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो सर यदि आप रिजल्टेंट फोर्स को निकाल लिया आपने, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस रिजल्टेंट फोर्स का दिशा बताओ। तो दिशा बताने के लिए बताया था आपको, चित्र में तो दिशा दिखा दिया किधर होगा। मतलब ये वस्तु ना तो F1 की ओर जाएगा, ना तो F2 की ओर जाएगा, एक नया दिशा हुआ विकर्ण की ओर जाएगा। संतुष्ट है? कंफर्म? तो सर ये रिजल्टेंट फोर्स F1 के साथ कुछ कोण बनाएगा कि नहीं? मैं नहीं बोलता हूं, आप लोग अल्फा का मान बताइए जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं अल्फा कौन बताता है, किसके दिमाग में कितना ताकत है पता चल जाएगा अभी। अल्फा का मान जो बता दीजिएगा, समझ जाएंगे, भविष्य का आप अफसर बनने वाले हैं। चलिए ओम राज यादव ने बता भी दिया, वेरी गुड ओम राज, वेरी गुड वेरी गुड, पूरा जोश में हो तुम। चलो बहुत अच्छा, इसी को मेंटेन रखना है। मनमोहन राज यस सर लिखा, आंसर लिखो नहीं, कहता यस सर। आनंद कुमार का आ गया 45,
बजरंगी कुमार का आ गया 45, रवीश कुमार का आ गया 45। लगता है कि आंसर गड़बड़ हो रहा है। हिमांशु कुमार का आया 45, ये आंसर गड़बड़ दिख रहा है बाबू। अब चलिए आइए, अंदाजित तीर क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग को जब मंत्र सिखा दिए थे तो मंत्र नहीं पढ़ के आप अंदाज मार रहे हैं कि यदि हो जाए तो हो जाए है? अब देखिए मैं कितना प्यार से भी समझा था। दिशा बताने के लिए अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बटे ए करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ बी नहीं लिखेंगे सर, बी के जगह F2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स F2 बटे F1। ये नहीं बोले थे शुरू में? F1 को क्या समझना? ए, बड़ा वाला को ए मान लोगे और दूसरा वाला बी को मान लिया 10। तो यहाँ पर आप देखो गौर से सॉल्व करके tan इनवर्स F2 की जगह क्या बैठाओगे? 10 बटे 10√3। 10 कट गया। तो आप लोगों को तो पता है tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? कितना का? कंफर्म हो ना? हाँ सर, तो इसका मतलब हो गया अल्फा बराबर 30 डिग्री। मतलब ये हुआ कि बल का जो दिशा है वो F1 से कितना कोण बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाते हुए बल लगेगा। आई बात समझ में? बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए जल्दी से कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलेंगे स्पेशल केस 4 पर। फास्टली जल्दी से। अब मनोरंजन कुमार ने बदल लिया आंसर, पहले लिखा था 45। अरे आनंद कुमार, ओ यही है। चलिए बहुत अच्छा। चलो जितने बच्चे अभी क्लास देख रहे हो जल्दी जल्दी लाइक करो। अब स्पेशल केस 4 पर जाएंगे और एक मजेदार चीज सिखाएंगे, जल्दी तैयार हो जाइए। तो बताने के क्रम में तब तक शॉर्टकट में एक चीज मैं सिखाता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है। जल्दी बताओ। तो अभी हमको जरूरत पड़ेगा cos 120 डिग्री का मान। कितने लोग बताएंगे cos 120 डिग्री का मान? बहुत जरूरी है मैथमेटिकल टूल्स का क्लास का, हम समझ गए। अब बिना उसके तुम लोग को रोज दिक्कत होगा, इसलिए वो क्लास कल से ही शुरू हो जाएगा। कल शुक्रवार है, 7:10 से क्लास शुरू हो जाएगा और हाँ ऑनलाइन क्लास होगा। सारे बच्चों को मोबाइल की व्यवस्था कर लेना है। जिसको अपना है तो बहुत सुंदर बात, जिसको अपना नहीं है गोतिया उतिया बजा लीजिएगा। लॉज में इधर उधर कोई आदमी हो तो उससे दोस्ती कर लीजिएगा, उसको समोसा वमोसा खिला के उसके मोबाइल से देखिएगा। cos 120 का मान कितना डिग्री होगा? हाँ, जो बच्चा नहीं है मोबाइल रहेगा वो 7 बजे यहीं आके पढ़ोगे। cos 120 का मान, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो। cos 120 का मान, cos 120 का मान -1/2 याद कर लेना है। और हमको sin 120 का भी जरूरत पड़ेगा। इसका मान बताओ जल्दी से। कोई भी बच्चा? वन बाय, कंफर्म हो? सोच लो अच्छा से। कोई भी इतना बड़ा हॉल में नहीं जी बाबू, एकदम जीरो पर है तुम लोग। देखो साइन 120 निकालने का ना, तो आप लोगों को बुद्धि लगाओ। साइन 90 प्लस 30 कर सकते हो? साइन 90 प्लस 30 बराबर साइन 30। साइन 90 प्लस 30 बराबर साइन 30 के कॉस 30। कॉस 30 जानता है रे? हाँ, साइन 90 प्लस 30 बराबर कॉस 30। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/, वाह बहादुर। तो ये छोटा छोटा चीज है। साइन में प्लस में होगा, कॉस में क्या होगा? 90 से बड़ा का मान जो होगा कॉस में वो प्लस माइनस में होगा, और साइन में 180 डिग्री तक का सब मान प्लस में होता है। तो इसका अभी हमको जरूरत पड़ने वाला है।
तो जल्दी से आ जाओ। स्पेशल केस 4 2 मिनट में मैं क्लियर करता हूं। बढ़ो आगे। तो 2 मिनट में इसका काम क्लियर करते हैं, गौर से समझिएगा। सर मैं कम बात लिखूंगा, चौथा नंबर में डायरेक्ट बोलूंगा। सपोज कर लेते हो आप लोग, गौर से देखना। दो सदिश दो सदिश दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर है, बराबर हो, और उसके बीच का कोण 120 डिग्री बनता हो। 120 डिग्री हो तो परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण दोनों सदिश के परिमाण के बराबर होता है, समझना, थोड़ा सा गौर से देखना है आपको। ए दो वेक्टर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए यदि 10 है तो बी भी 10 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। 120 इसके बीच का एंगल है। तो कहता है कि परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों सदिश के परिमाण के बराबर होता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, तो तेजी से ध्यान देना। तो तेजी से बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान देना। ए का परिमाण और बी का परिमाण कहता है दोनों बराबर है, तो संबॉल यही लिखाने का होगा। ए का परिमाण मतलब वेक्टर ए पर मॉड लगा देंगे, वेक्टर बी का परिमाण ऊपर मॉड लगा देंगे। मतलब यहाँ पर निष्कर्ष निकला ए बराबर बी। क्या निष्कर्ष निकला? और थीटा, एंगल थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। थीटा का मान कितना कह रहा है? तो कह रहा है आपको कि रिजल्टेंट का मान कितना होगा। तो रिजल्टेंट का जो मान है कहता है उन दोनों वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो आर का भी मान ए के परिमाण के बराबर और या बी के परिमाण के बराबर है, यही कह रहा है। तो क्या लगता है कि सही होना चाहिए? तो बहुत आराम से बिना कैलकुलेशन का चित्र से मैं समझाऊंगा, गौर से देखना। क्या आप सभी बच्चे समबाहु त्रिभुज समझते हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक अंदर का कोण कितना होता है? 60-60-60 होता है ना। तो मैं आपको इस चीज को चित्र में दिखाता हूँ। चित्र में क्या दिखाता हूँ? आपके अनुसार कहता है एक सदिश है ए, इसका अपना कुछ वैल्यू होगा। अब दूसरा सदिश जो है बी बनाओ, ये दूसरा सदिश है। तो इसके बीच का कोण कहता है कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। क्वेश्चन कर रहा, मैंने नहीं कहा। तब इसको आपको इस तरह से मिला दोगे तो यही ना रिजल्टेंट होगा आपका। जल्दी बताओ तो, हाँ या ना? तो यदि 120 है गुरुजी, तो गारंटी है कि ये अंदर का जो कोण है ये 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? और ये दोनों भुजा बराबर है तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो सर ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एक समबाहु त्रिभुज हो जाए। और समबाहु त्रिभुज होने का मतलब होगा ये और ये पहले से बराबर है, और ये कोण 60 है, तो गारंटी है कि ये भी 60-60 होगा। और तीनों कोण 60-60-60 हो गया तो कौन त्रिभुज हुआ? समबाहु। इसका मतलब आर का लंबाई, ए का लंबाई, बी का लंबाई बराबर होगा कि बड़ा छोटा होगा? तो क्या इसको दिखाने में मैंने कोई फार्मूला लिखा? तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट याद है तो हम लोग बहुत सारी चीजों को फास्टली जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो फार्मूला से भी करोगे तो वही निकलेगा। तो ये बात है आपका क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक बाय बाय।